वो नहाकर बाहर निकला तो रू अब भी बेड पर बैठी बेयकीनी से उसे देख रही थी। क्या हुआ रू, तुम ठीक तो हो? वो बेचैन हुआ था। नहीं यारम, मैं ठीक नहीं हूँ। आप मुझे यूं छोड़कर चले गए। आप मुझसे दूर जा रहे हैं। उसकी आंखें नम होने लगी। नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ, यहीं तो हूँ, तुम्हारे पास। वो उसके पास बिल्कुल करीब आकर बैठा। रू उसके गिर्द बाजू फैलाए उसके सीने पर सर रख गई। नहीं यारम, कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो हो रहा है। आप मुझसे दूर जा रहे हैं। आप मेरे पास नहीं आते। पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करते। और अगर कभी आ भी जाएं तो मुझसे दूर चले जाते हैं। यारम, ये सब कुछ कब तक चलेगा? मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। दूर तो मैं भी तुमसे नहीं रहना चाहता रू, लेकिन ये मजबूरी है। जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती तब तक। मैं ठीक हूँ यारम, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन आपसे दूर रहकर मैं फिर बीमार हो जाऊंगी। मुझसे दूर मत जाया करें। वो उसके सीने पर सर रख के अपने दिल की कैफियत बयान कर रही थी। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं अपनी जान के लिए नाश्ता बनाता हूँ। और फिर तो आज का सारा दिन तुम्हारे नाम है। शाम को बारबेक्यू पार्टी करेंगे, तुम्हारे मामू और मुमानी को भी बुलाएंगे। और अपने भाई और भाभी को फ़ोन करके तुम खुद बुला लो। बाकी अपना इंस्पेक्टर तो बुलाया मेहमान है, वो अपनी फैमिली को लेकर खुद ही आ जाएगा। बस उसके कान तक खबर पहुंचने की देर है। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रखता उसके करीब से उठा, जबकि रूबी उसकी मजबूरी को समझते हुए फ्रेश होने जा चुकी थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो यारम नाश्ता बनाकर टेबल पर भी लगा चुका था। ये रहा मेरी जान का हल्का फुल्का सा नाश्ता। लंच भी हल्का फुल्का ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आज का डिनर मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए स्पेशल होगा, जो कि उसका हस्बैंड खुद अपने हाथों से बनाएगा। तो आज हम सारा दिन हल्का फुल्का खाएंगे, ताकि रात को पेट भर के खाएं। और रात को पेट भर के खाने के लिए टमी में जगह तो होनी चाहिए। यारम ने प्यार से कहते हुए उसके लिए कुर्सी खींची, तो वो भी जोर जोर से हाँ में सर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसका शहजादा उसे शहजादियों की तरह ट्रीट कर रहा था, तो वो क्यों ना उसका भरपूर फायदा उठाती। बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर की जानिब आई थी, लेकिन हाथ में ज़्यादा सामान होने की वजह से वो दरवाजे पर ही रुक गई। खाने पीने की अशिया होने की वजह से उन्हें ज़मीन पर नहीं रख सकती थी, जिसकी वजह से उसे फ्लैट का दरवाज़ा खोलने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इससे पहले कि मासूमा शारिफ के लिए फिर से नीचे जाती इससे पहले कि मासूमा शारिफ के लिए फिर से नीचे जाती उसे सामने सीढ़ियों से दर्द आता नजर आया। अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए। यकीन मानो मुझे इस वक्त किसी न किसी की ज़रूरत थी। क्या तुम मेरे लिए इसे होल्ड करोगे? वो अपना सामान उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। दर्द जो उसे नज़रअंदाज किए आगे बढ़ने ही लगा था, उसके इस तरह से सामान ज़बरदस्ती पकड़ाने पर उसे रुकना पड़ा। कहाँ गायब रहते हो तुम वैसे? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने शोनू को संभालने में मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मैं दोबारा फ्लैट पर नहीं आ सकी। वो क्या है ना, शारिफ रोज़ ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और हमारा घर भी काफ़ी दूर है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फ्लैट खुलवा लेती हूँ। और अब तुम जानते हो कि गर्मी भी हो रही है, तो उस साइड पर गर्मी भी बहुत होगी। यहाँ समंदर के करीब इतनी गर्मी नहीं लगेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो उसे ज़बरदस्ती का दोस्त बनाते हुए कह रही थी, जबकि दर्द ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जैसे अपनी जान छुड़वाना चाहता हो। बड़े बेमुरवत हो तुम। एक बार फिर शोनू का हाल हवाल ही पूछ लो। तुम्हारा दोस्त था। मासूमा जो कब से अपनी बातों में मगन उसके साथ ही खड़ी बोले जा रही थी, फिर रुक कर कहने लगी। तुम्हारी दोस्त बीमार थी ना, अब वो कैसी है? वो खड़ूस अंदाज से बोला तो मासूमा का मुंह बन गया। माशाल्लाह से अब ठीक है। शुक्र है तुम्हें याद तो है कि मेरी दोस्त बीमार थी। तुम्हारा दोस्त भी ठीक है। वो मेरी दोस्त का बेबी है। बेबी का मतलब समझते हो ना? बच्चा। उसका शौहर उससे बेहद चिढ़ता है, लेकिन रूह के लिए शोनू बहुत अहम है, इसलिए वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। जब वो बीमार थी तब वो मेरे पास रहा। तक मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। वैसे तुम एक बहुत अकड़ू मगरूर प्लस खड़ूस टाइप इंसान हो, लेकिन इसके बावजूद भी शोनू तुम्हारे करीब चला गया। एक बात बताऊं, वो कुत्ता आसानी से किसी के पास नहीं जाता। तुमने उसका बहुत ख्याल रखा, इसके लिए मैं सच में तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए अकेले वो सब हालात बहुत मुश्किल थे। तुमने सच में मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ काफ़ी लेट तुम्हें थैंक यू कर रही हूँ, लेकिन वो क्या है कि तुम ना जाने कहाँ गायब हो जाते हो, वहीं नज़र ही नहीं आते। अब देखो ना, जिस दौरान तुम गायब थे उस दौरान मेरी शादी भी हो गई, वरना मैं तुम्हें अपनी शादी पर ज़रूर इनवाइट करती। बहुत बातें करती हो मासूमा, शादी मुबारक हो। और मैंने जूबी को संभाल कर
मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्त के शोनू को संभाल कर तुम पर कोई एहसान नहीं किया था। मुझे जानवरों से बहुत लगाव है, खासकर छोटे जानवरों के साथ। अपनी दोस्त का ख्याल रखना। और जो भी, मेरा मतलब है शोनू का भी। वो उसका सामान उसके हाथ में देते हुए अपने फ्लैट की तरफ बढ़ चुका था, जबकि मासूमा को आज भी वो पहले दिन की तरह ही इंतहाई खड़ूस और अकड़ू लगा था। लेकिन फिर भी उससे शोनू को संभालने में उसकी बहुत मदद की थी। जब रूह यारम से नाराज होकर पाकिस्तान जा चुकी थी, ऐसे में शोनू की जिम्मेदारी मासूमा पर आ गई थी। और फिर उस हादसे के बाद शोनू उसकी बिल्कुल कोई बात नहीं मानता था। वो रूह को मिस करता था, हर वक्त उदास रहता था। ऐसे में दर्द ने बहुत साथ दिया था। वो शोनू को अपने साथ लेकर चला जाता था, और फिर जब वो उसको लेकर आया था तो शोनू फ्रेश होता। और ये बात सवाए शारिफ के और किसी को पता नहीं थी कि शोनू को संभालने में दर्द ने उसकी मदद की है, क्योंकि ये लड़का उनके लिए अनजान था। वो कौन था, क्या करता था, मासूमा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। और शायद वो कभी दर्द के साथ बात भी नहीं करती, लेकिन उसकी काली आंखें उसे बिल्कुल रूह जैसी लगती थीं। बस इसलिए वो उससे बात कर लेती थी। उसने एक दो बार दर्द को बताया भी था कि उसकी आंखें उसकी दोस्त से मिलती हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह खड़ूस सी शक्ल बना देता, तो मासूमा भी नज़रअंदाज कर देती। क्या कह रहा था तुम्हारा ये खड़ूस दोस्त? क्यों रोका हुआ था इसे दरवाजे पर? शारिफ ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। अरे, मैंने नहीं रोका हुआ था। सामान होल्ड करने के लिए कोई नहीं मिला तो सोचा इसी से थोड़ी मदद ले लूं। और वो मेरा दोस्त नहीं है, समझे? मैं सिर्फ उसको थैंक यू बोल रही थी। उससे शोनू का बहुत ख्याल रखा था। उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। आज नजर आया तो थैंक यू बोल दिया, बस और कुछ नहीं। वो सामान को टेबल पर रख रही थी, जो कि शारिफ दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ आराम से बैठ गए हो, उठो सफाई करवाने में मेरी मदद करो। अब से हम यहीं रहेंगे, तो ये जगह ठीक से साफ होनी चाहिए। तुम्हारी तो गंदगी में नहीं रह सकती। वो उससे घूरती हुई कहती उठने का इशारा कर रही थी, जबकि शारिफ मोहब्बत पाश नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शारिफ, कसम से अगर तुम्हारी नीयत खराब हुई ना तो इतने जूते मारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। बदतमीज आदमी, खबरदार जो मुझे ऐसी नजरों से देखा। ऐसी कैसी नजर, जाने मन? मेरी नीयत तो बहुत साफ है। उसके करीब आते हुए उसकी कमर में हाथ डाल चुका था। शारिफ, मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे तंग मत करो। वो उससे फासला कायम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शारिफ की नीयत मुकम्मल खराब हो चुकी थी। हम काम थोड़ी देर बाद भी तो कर सकते हैं डार्लिंग। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। वो उसे बाहों में उठाए बहके हुए अंदाज से बोला, तो मासूमा नजरें चुरा गई। बोल्ड सी बेबाक लड़की यहाँ आकर बिल्कुल छुई हुई बन जाती थी। मेरी आंटी, बेड के नीचे से सफाई मत करें। वो साफ है, मैंने कल ही इसे साफ किया था। वो कुछ घबराई घबराई सी बोली तो मेरी आंटी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। नो मैम, यारम सर गुस्सा होंगे, मैं दोबारा कर दूंगी। वो मुस्कुराकर कहती बेड के नीचे से सफाई करने लगी, लेकिन इस बार उनके झाड़ू के साथ मेडिसिन भी बाहर आई थी, जिन्हें देखकर रूह की सांसें रुकने लगीं। मैडम, आपने दवाई क्यों नहीं खाई? अगर यारम सर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। जानती हैं ना आप, मेरी को उर्दू नहीं आती थी, लेकिन रूह के साथ रहकर वो काफ़ी उर्दू सीख चुकी थी। आंटी प्लीज़ उनको मत बताइएगा, प्लीज़। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यारम ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो मुझसे नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने फेंक दी। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ सुबह वाली फेंकी थी, उससे पहले की सारी खाई हैं। उससे मिन्नत करते अंदाज में कहा। जब यारम कमरे में दाखिल हुआ, मेरी खामोशी से यारम को देखती कमरे से निकल गई। रूह मेरी जान, ये जूस पियो। तुम्हारे लिए तुम्हारे हैंडसम से डिम्पल वाले शोहर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यारम ने प्यार से ग्लास उसकी तरफ ले जाता उसके मुंह से लगाया चुका था, जबकि रूह परेशान थी कि मैरी के हाथ में मेडिसिन देखने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। वो जो उसके गुस्से से खौफजदा थी, बेफिक्र होकर जूस पीने लगी। लेकिन जूस पीने के दौरान उसे अपने गले में कुछ उतरता हुआ महसूस हुआ। उससे यारम को देखा, वो ज़बरदस्ती ग्लास उसके लबों से लगाए हुए था। रूह बहुत कोशिश के बावजूद भी ग्लास को हटा नहीं सकी, और जूस खत्म होते ही यारम ने ग्लास एक साइड पर रखा। बहुत ज़िद्दी हो गई हो मेरी जान, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे यारम को तुम्हारी रग रग की खबर है। तुमने वो मेडिसिन बेड के नीचे फेंक दी, मैंने जूस में डालकर तुम्हें पिला दी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना सख्त सजा दूंगा। प्यार से उसके गाल खींचता अपना लैपटॉप उठाए कमरे से बाहर निकल गया, जबकि रूह पैर पटकती रह गई। वो सब लोग इस वक्त शारम के घर पर थे। सारिम अपने दोनों बच्चों और उर्वा के साथ बिन बुलाया मेहमान था, जबकि हिजर और लैला को खुद शारम ने इनवाइट किया था। और शारफ और मासूमा को रूह ने ये अच्छा मौका था एक साथ वक्त गुजारने का। रूह को फिलहाल कोई भी हैवी चीज़ देने से मना किया गया था, लेकिन यारम उसकी फेवरेट चीज़ें उससे दूर करके
उसे और उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले ही उसके डॉक्टर से मशवरा कर लिया था। अब रूह पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और यारम ने फैसला किया था कि वो उसके ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर कहीं घूमने जाएगा, ताकि वो अच्छा महसूस करे और अपनी नई ज़िंदगी को खुलकर जिए। उसका सारा ध्यान कब से सिर्फ रूह पर था, जिसकी मासूमियत ने इस महफिल को चार चांद लगाए हुए थे। वो कभी शोनू से बात करती, तो कभी लैला को मामी कहकर छेड़ती, कभी शारिफ के सामने कोई ना कोई शर्त रख देती। उसकी ये सारी शरारतें उर्वा और सारिम के साथ भी जारी थीं। उन सब में अगर कोई खामोश और कुछ परेशान था, तो वो हिजर था। वो नोट कर रहा था, कुछ दिनों से हिजर कुछ परेशान परेशान रहता है और शारम को ये मशवरा भी देता है कि वो रूह को अपना आदी ना बनाए, ये जानने के बावजूद भी कि रूह उसके जिस्म का नहीं बल्कि रूह का हिस्सा है। 2-3 बार तो यारम उसे झिड़क भी चुका था कि अपने काम से मतलब रखो, मेरी और रूह की पर्सनल लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ना जाने हिस्सर के दिमाग में क्या चल रहा था। आजकल उसके पास यही सब बातें होती करने के लिए, जिससे यारम को अच्छा खासा गुस्सा आ जाता। वो जानता था कि हिस्सर कभी भी उसका बुरा नहीं सोचता, वो उसका बेहतरीन दोस्त है और बचपन से उसके साथ है। लेकिन वो रूह के लिए ये सब कुछ क्यों बोल रहा था, जबकि वो जानता भी था कि वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी जान है। वो कैसे कह सकता था कि रूह को अपना आदी मत बनाओ, उसे लड़ना सिखाओ, दुनिया का मुकाबला करना सिखाओ। वो क्यों उसे दुनिया के सामने मुकाबले के लिए छोड़ दे? वो क्यों कोई मुश्किल उस तक आने दे? जबकि रूह के सामने उसकी हर तकलीफ सहने, उसकी हर मुसीबत का सामना करने के लिए वो खुद खड़ा है। जब वो खुद अपनी रूह का मुहाफ़िज़ है, तो वो उसे दुनिया से लड़ना क्यों सिखाए? उसकी रूह तो बस अपने यारम से लड़ना जानती थी। रूह से पहले उन लोगों की ज़िंदगी क्या थी? आज एक जगह से बुराई को मिटाया, कल दूसरी जगह से मिटाना है। आज एक शख्स का गला काटा है, कल दूसरे की जान लेनी है। ये सब तो थी उन लोगों की रूटीन। रूह से पहले उनकी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं। वो कहने को दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे के साथ थे, एक टीम का हिस्सा थे। लेकिन इस तरह मिलजुल कर बैठना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, ये सब तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। ये सब कुछ तो रूह के आने के बाद शुरू हुआ था। रूह के हाथ की बनी चाय सबको पसंद थी। उस रोज़ रूह ने उन्हें पहली दफ़ा घर इनवाइट किया और फिर ये सब उनका मामूल बन गया। इसे लैला से मोहब्बत करता था। ना जाने वो अपनी मोहब्बत कितने सालों तक अपने सीने में दबा के रखता, पर लैला को शायद कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसा ना हुआ। उनके नसीब में एक दूसरे का साथ था, जो मिला। शारिफ ने अपने जज़्बात का इज़हार मासूमा के सामने किया और मासूमा ने उसके जज़्बात का एहतराम करते हुए उसकी मोहब्बत को कबूल किया। उन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुज़ारेंगे। उनकी ज़िंदगी में उनके हमसफ़र होंगे, बच्चे होंगे। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी थी उन सब की। कानून और जुर्म के खेल में शारम और सारिम की दोस्ती कहीं खो सी गई थी। और उर्वा, जिसे वो अपनी बहन कहता ही नहीं बल्कि दिल से मानता भी था, उसे मिले हुए उसे साल साल गुजर जाता। लेकिन रूह के आ जाने से सब कुछ बदल गया। उनकी दोस्ती, उसके रिश्ते सब वापस आ गए। वो अपने आसपास के लोगों के जज्बात को समझने लगा और ये सब कुछ हुआ था उसकी रूह की वजह से। वो रिश्तों में जीने वाली, रिश्तों को समझने वाली लड़की उसे जीना सिखा गई थी और अभी से चाहता था कि वो उसे दुनिया से मुकाबला करने के लिए अकेला छोड़ दे। लेकिन यारम इतना खुदगर्ज नहीं था। वो रूह के लिए जान दे भी सकता है था और किसी की जान ले भी सकता था। ये लड़की उसके जीने की वजह थी, जिसके बगैर उससे जीने का सोचा भी नहीं था। और अब यही बात वो हिजर को भी समझाना चाहता था। फिलहाल तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हिजर को हुआ क्या है। वो क्यों ये सारी बातें कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो खुद भी काफ़ी उलझा उलझा लग रहा था। आखिर कौन सी चीज़ थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी, उसकी परेशानी की वजह बनी हुई थी। वो हिजर, जो कल तक उससे रूह का ख्याल रखने, उसके पास रहने की हिदायत करता था, आज उससे दुनिया से लड़ने का मशवरा दे रहा था। इस वक्त भी वो बाहर अकेला खड़ा ना जाने क्या कर रहा था। सब अंदर थे। शारम ने एक नज़र सबको देखा और फिर खामोशी से गैर महसूस अंदाज से उठकर बाहर निकल आया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो इज़र? सब लोग अंदर हैं, जबकि तुम यहाँ आसमान में शायद तारों को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उससे कंधे पे हाथ रखता हुआ बोला। कल तक वो उस पर गुस्सा था, लेकिन अब उसका गुस्सा उतर चुका था। कुछ नहीं, बस अंदर अपनी मौज मस्ती में लगे हैं, तो सोचा थोड़ा मौसम एंजॉय कर लूँ। किशन ने मुस्कुराकर कहा। बहुत अच्छी बात है, चलो मिलकर मौसम एंजॉय करते हैं। साथ में कुछ बातें भी हो जाएंगी। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? किशन मुस्कुराया था, जानता था शारम उसके पास ज़रूर आएगा। तुम जानते हो इज़र,
मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और वो सारा फतूर तुम्हारे दिमाग में किस तरह से आया। वो बात को उलझाने का आदी नहीं था, सीधी और साफ बात करता था। मैं जानता हूँ यारम, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने तुम्हें जो बताया था वो अब भी कहता हूँ। तुम रूह को अपना आदी बनाकर गलत कर रहे हो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझते हो। तुमने कभी नोट किया है, रूह आजकल बिल्कुल किसी ज़िद्दी बच्ची की तरह बिहेव करती है। अपनी पसंद की चीज़ ना मिलने पर बेचैन हो जाती है। तुम्हें घर आने में ज़रा सी देर होती है, पागलों की तरह पूरे घर में घूमती है। तुम्हारे बगैर बाहर नहीं निकलती, तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती, तुम्हारे बगैर सोती नहीं है। जब तक तुम उसके सामने नहीं आ जाते उसे चैन नहीं मिलता। तुम जानते हो कि वो इस घर से मेरे घर तक अकेले नहीं जा सकती क्योंकि डरती है। उसमें हिम्मत नहीं है। एक जगह पर कुछ लोगों को देखकर वो उनके करीब से खुद नहीं गुजरती। ना जाने उसे क्या कह देंगे, क्या कर देंगे। हिम्मत नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। स्कूल के बाद कॉलेज का माहौल उससे नहीं देखा। पढ़ाई में इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो 4 क्लास से नहीं पढ़ सकी। तुम गौर करो, वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। यारम, तुम्हारी मोहब्बत उसे बहादुर नहीं बुज़दिल बना रही है। यह हकीकत है यारम कि वो लड़की जो दुबई के डॉन की बीवी है, एक बुज़दिल लड़की है। वो खुद से नहीं लड़ सकती, यहाँ तक कि वो खुद से अकेले बाहर नहीं जा सकती। तुम उसका सहारा बन चुके हो यारम। उसे लगता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम उसके साथ होगे। वो जहाँ भी जाएगी, जैसे भी जाएगी, तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। वो अपनी रूह में उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, जब शारम ने उसकी बात काटी। हाँ, ये सच है हिज़र। मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। मैं हमेशा अपनी रूह के साथ रहूँगा। अगर वो डरती है, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं खुद उसके लिए लड़ूँगा, मैं मुकाबला करूँगा दुनिया का, ना कि रूह को इस भीड़ में तन्हा छोड़ूँगा। इसे की बात को समझे बगैर यारम ने कहा। और अगर कल तुम ना रहे तो? फ़र्ज़ करो, अगर कल तुम्हें कुछ हो गया, तो रूह का क्या होगा? कल तुम पर एसिड गिरा। मैं जानता हूँ वो थोड़ी-सी मिक़दार थी, लेकिन वो ज़्यादा भी तो हो सकता था। यारम, 1 हफ़्ते पहले तुम्हें गोली छूकर गुज़री। वो गोली तुम्हारे सीने पर भी तो लग सकती थी ना? हम मौत का खेल खेलते हैं, ज़िंदगी नहीं मौत हमें अपने साथ लेकर चलती है। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। आज नहीं तो कल हमारी मौत भी मुकर्रर है। मैं, तुम, शारिफ़ अब तन्हा नहीं हैं। हमारे साथ हमारी फ़ैमिली है। हमें खुद से पहले उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। लैला एक बहादुर लड़की है। मेरे पास जी लेगी, डटकर दुनिया का मुकाबला कर लेगी। और मासूमा को भी हम कम नहीं समझ सकते। वो भी लड़ना जानती है, अपना दिफ़ा कर सकेगी। लेकिन तुमने कभी रूह को देखा है? यारम, वो लड़की तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती। तुम्हारे बगैर जीना तो दूर की बात। तुमने उसे अपना इस हद तक आदी बना लिया है कि वो तुम्हारे अलावा कुछ सोचती ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ दो, लेकिन उसे इस दुनिया से मुकाबला करना सिखा दो। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी भी कुछ हो, लेकिन ज़िंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं यार। मेरी बच्ची रुल जाएगी। वो उसके कंधे पे हाथ रखता खामोशी से वहाँ से निकल गया, जबकि यारम को गहरी सोच में डाल गया था। इसे की कोई बात गलत नहीं थी। उसके बाद उसकी रूह का क्या होगा उससे कभी नहीं सोचा था। वो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लिए फिरता था, लेकिन रूह के फ्यूचर को लेकर उसके दिमाग में कभी कोई बात नहीं आई। वो जो रूह के बगैर नहीं रह सकता, खुद भी जानता है कि रूह भी उसके होने से है। अगर कल उसे कुछ हो जाता है, तो रूह तो जीते जी मर जाएगी। अगर यारम को कुछ हुआ तो रूह भी जी नहीं पाएगी। लेकिन वो अपनी रूह को अपने साथ मार तो नहीं सकता था। इसे सही कहता था। उसे अपनी रूह को दुनिया से लड़ना सिखाना होगा, वरना उसके बाद ये दुनिया उसकी रूह को मार देगी। उसे रूह को बहादुर बनाना होगा। वो एक डॉन की बीवी इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती कि खुद से मुकाबला भी ना कर पाए। रूह को लड़ना सिखाना होगा। उसे अपना दिफ़ा करना खुद आना चाहिए। चारम ने सोच लिया था कि वो रूह को एहसास दिलाएगा कि वो उसका साथी है, उसका हमसफ़र है। लेकिन रूह में इतनी हिम्मत ज़रूर पैदा करेगा कि वो खुद अपने लिए स्टैंड ले सके। सबके जाने के बाद वो कुछ देर ऑफ़िस का काम करने के बाद कमरे में आया, तो रूह बेड पर बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। उफ़! इतनी देर लगा दी आपने आज। क्या कर रहे थे ऑफ़िस में? उसके आते ही रूह ने सवाल पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ काम था। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? वो उसके करीब बैठते हुए पूछने लगा। क्योंकि मैंने अभी तक मेडिसिन नहीं खाई और ना ही मैं खाने का इरादा रखती हूँ। लैला ने बहुत कोशिश की मुझे ज़बरदस्ती देने की, लेकिन मैंने ये कहकर टाल दिया कि आप मुझे खिलाने वाले हैं। बस फिर क्या था, वो तो इतनी डरपोक है, इतना डरती है आपसे। फ़ौरन मेरी बात पर यकीन कर लिया और अब मेरी मेडिसिन दूर कहीं कमरे के बाहर गुम हो गई हैं और आपको मैं जाने नहीं दूँगी लाने के लिए। वो उसके गिर्द बाहों का आसार तंग करते हुए बोली। लेकिन बेबी, ये तो बड़ी गलत बात है।
अगर तुम नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? और अगर ठीक नहीं होगी तो हम अपने सेकंड हनीमून पर कैसे चलेंगे? वो अपनी जेब से कुछ निकालते हुए उसके सामने रखकर पूछने लगा और वो सवालिया अंदाज में अपना पासपोर्ट देखने लगी। यारम, हम कहीं जा रहे हैं क्या? इस पर तो अगले महीने की 14 तारीख की डेट है। क्या हम जा रहे हैं कल महीने की 14 तारीख? वो सवालिया अंदाज से पासपोर्ट उठाए उससे पूछने लगी। हाँ मेरी जान, हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं अपने सेकंड हनीमून पर। लेकिन इस फ्लाइट की कुछ शर्तें हैं। इसमें बीमार लोग नहीं जा सकते। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी मुसाफिर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसे कोई बीमारी होती है तो फिर एक ही मुसाफिर को भेज दिया जाएगा। मतलब कि अगले महीने की 14 तारीख तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई तो वो लोग मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज देंगे और शायद तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन तुम यहाँ मेरे बगैर अकेली कैसे रहोगी? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन दवाइयाँ तो तुम खाती नहीं, तो ठीक कैसे होगी? आज तो दवाइयाँ तुम्हारी गुम हो गई हैं बाहर कहीं दूर। वैसे स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है और वहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। जैसे आइसलैंड में देखे थे ना, कुछ वैसे ही। अस्तगफुरुल्लाह यारम, आप वहाँ आधी भरना औरतें देखेंगे? रू ने सदमे से चीख कर कहा था। आदि नहीं बेगम, यहाँ तो शायद नज़ारे मुकम्मल देखने को मिलेंगे और यहाँ तो कोई रोक टोक भी नहीं होगी। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं वैसे भी तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था। तुम्हें ऐसी जगहों पर जाना भी नहीं चाहिए। वो रू को अपने बेहद करीब करते हुए बोला तो वो फौरन उसकी पनाहों से दूर हुई। मैं मेडिसिन ढूंढ के लाती हूँ, मैं खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। फिर हम दोनों साथ चलेंगे। खबरदार जो अकेले जाने के बारे में सोचा, वो भी ऐसे गंदे माहौल में। अभी आती हूँ मैं। वहां जाकर औरतों को देखेंगे, इसलिए तो मेरे बगैर जाना चाहते हैं। मैं होने दूंगी आपकी ऐसी प्लानिंग पूरी। वो बाहर आकर ऊंची ऊंची आवाज़ से बड़बड़ाती अपनी छुपाई हुई मेडिसिन ढूंढने लगी, जबकि यारम पुरसुकून था। वो दवाई खाकर अब मज़े से उसके सीने पर सर रखे उससे सवाल कर रही थी। यारम, ये स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड दोनों बहन भाई हैं क्या? उसके बेतुके सवाल पर वो समझ गया था कि दवाई अपना असर दिखा रही है। वाह बेगम, दो अलग अलग मुल्कों की रिश्तेदारी भी निकाल ली। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ कुत्ते और इंसानों के ताल्लुकात बनाने में माहिर हो। है, मुझे ये तो नहीं पता कि स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन ये दोनों मगरबी ममालिक हैं और इन दोनों ममालिक का शर्म व हया से कोई वास्ता नहीं। वो पुरसुकून अंदाज में जवाब देता रू को सर उठाकर देखने पर मजबूर कर गया। यारम, आप उन औरतों को मत देखिएगा। पता नहीं इतने छोटे छोटे कपड़े कैसे पहन लेते हैं। अपनी नज़रें झुका के चलिएगा। हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, होटल के अंदर ही रहेंगे। वो इंतहाई मासूमियत से सर दोबारा उसके सीने पर रखते हुए कहने लगी, तो यारम के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट खिली थी। क्यों नहीं बेबी, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूँगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने शरारत से कहा तो रू ने सर उठाकर जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। ये वाला आइडिया सबसे अच्छा है। वो कहते हुए दोबारा सर उसके सीने पर रख चुकी थी। अगले महीने की 12 तारीख रू का ये कोर्स मुकम्मल होने वाला था। उसके बाद वो उसे अपने साथ ही बाहर लेके जाने का इरादा रखता था। स्विट्ज़रलैंड के टिकट उससे बहुत पहले ही बुक करवा लिए थे और अब रू के ठीक हो जाने के बाद वो उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला था, जिसमें वो होगा, उसकी रूह होगी और एक नया सफ़र शुरू होगा। और उस सफ़र में उसकी रूह बुज़दिल नहीं होगी। वो रूस को दुनिया से मुकाबला करना सिखाएगा। इसलिए नहीं कि उसे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो चाहता था कि उसकी रूह बहादुर बने। उठ जाए ना यारम, और कितना सोएंगे? क्या आज मुझे भूखा मारना है? आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं नाश्ता ना करूं, दवाई ना खाऊं और आप वहाँ आइसलैंड की बहन के पास जाकर लड़कियां ताड़ें। कान खोलकर सुन लें आप, ऐसा मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी तो मतलब चलूंगी। जल्दी से उठे और मुझे नाश्ता बना कर दें। अगर मैंने खुद बनाकर खाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप मुझ पर बेकार में गुस्सा होंगे। और खुद मुझे कुछ खाने को नहीं दे रहे। वो मुसलसल उसे झंझोड़ते हुए तकरीर कर रही थी, जब यारम ने एक आंख खोली और पहले घड़ी की तरफ देखा, जो सुबह के 5:30 बजा रही थी। बेबी, अभी नाश्ते का वक्त नहीं हुआ। मेरी जान, सो जाओ। वो प्यार से उसे अपने पास बुलाता हुआ कहने लगा, जब रू ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप उठे और मुझे नाश्ता बना कर दें, ताकि मैं दवाई खाकर ठीक हो सकूं। मुझे किसी भी हाल में 14 तारीख तक होना है। मैं आपके साथ जा रही हूँ, याद रखिएगा। आपको अकेले नहीं जाने दूंगी उन चुड़ैलों के पास। रू उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए कहने लगी, तो यारा मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया। उसे पता था कि ये प्लान काम ज़रूर करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा काम करेगा, यह अंदाज़ा उसे हरगिज़ नहीं था। मैं नाश्ता बना कर देता हूँ। इतना मत सोचो, मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा।
वो नरमी से उसका गाल थपकता उठकर बाहर निकला, जबकि रू मुंह बनाए उसके पीछे पीछे आई थी। अभी तक तो उससे आइसलैंड के नज़ारे नहीं भूले थे कि अब वो उसकी बहन के नज़ारे बर्दाश्त करती, और ऊपर से यारम का ये कहना कि फुल मगरबी माहौल है वहाँ, वो किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकती थी। यारम 14 तारीख तो ये आ रही है, हमें पहले शॉपिंग भी तो करनी होगी। आपके और शोनू के कपड़े भी लेने हैं मुझे, अपनी भी कुछ चीज़ें लेनी है। वो उसके पीछे आते आते बोली। शोनू मासूमा के पास रहेगा। उसने अचानक मुड़कर कहा तो रूह उसके सीने से लगी। सर फाड़ दिया मेरा। वो अपने सर पर हाथ रख के पीछे हटी तो यारम ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसके अचानक ऐसा करने से वो दोबारा उसके सीने से लगी थी। यारम, शोनू को भी साथ ले चलते हैं ना, वो यहाँ कैसे रहेगा मेरे बगैर। उसे गले में बाहें डाले वो बहुत लाड से बोली थी। बेबी, तुम्हें उस कुत्ते से दूर ले जाने के लिए तो इतनी दूर जा रहे हैं हम। वो हमारे साथ नहीं आ रहा और ये मेरा आखिरी फैसला है। इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। उसके माथे को चूमने के बाद वो जारहाना अंदाज में उसके गालों को चूमते हुए उससे दूर हटकर किचन का रास्ता ले चुका था, जबकि इतने दिनों के बाद यारम का ये पुराना अंदाज रूह को शर्माने पर मजबूर कर गया। और यारम जानता था कि उसकी इस जारहाना जसारत के बाद अब रूह इस बारे में और कोई बात नहीं करेगी। यारम जब तक उसका नाश्ता तैयार कर रहा था, रूह बाहर बैठी लिस्ट तैयार कर रही थी कि उसे कौन कौन सा सामान चाहिए। अपने और यारम के कपड़े के साथ उससे अपने बेबी के कपड़े भी लेने थे। हाँ, वो कुत्ता सिर्फ निक्कर और बिल्कुल छोटी सी शर्ट पहनता था, क्योंकि पाकोल रू के उसके बेबी को सर्दी भी तो लग सकती थी। वो तो शुक्र था कि अभी सर्दियों का मौसम नहीं आया था, वो तो उसे स्वेटर भी पहनाती। अब वो उसे मासूमा के पास छोड़कर जाएगी तो उसका सामान भी तो उसे देना होगा। और पाकोल रू के उसके सारे कपड़े पुराने और छोटे हो चुके थे, और उसके बेबी को शॉपिंग की अशद ज़रूरत थी। रूह, नाश्ता तैयार है। वो टेबल पर नाश्ता लगाते हुए उसे पुकार रहा था जब वो हाथ में पेपर थामे किचन में दाखिल हुई। यारम, ये लिस्ट है, ये सारा सामान या तो आप वापस आते हुए ले आइएगा, वरना हम दोनों साथ चल कर ले आएंगे। उसे हमेशा की तरह लिस्ट हाथ में थमाई। तुम जाकर ले आओ ये सब कुछ। वो बेहद आराम से कहता लिस्ट उसे थमाकर टेबल पर पानी की बोतल रखने लगा तो रूह बेयकीनी से उसे देखने लगी। यारम, आप सीरियस है? वो बेयकीनी से बोली। इसमें इतना शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है रूह? तुम्हारा बाहर निकलना, चाहे कम से कम शॉपिंग पर, अकेले तुम जा सकती हो। अब तुम मेरे बारे में भी सब कुछ जानती हो। मैं क्या हूँ और कौन सी चीज़ किस अंदाज में पसंद करता हूँ। अब तुम्हें यहाँ कैद रहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकला करो, शॉपिंग पर जाया करो। और वो लैला कहाँ जाती है? मासूमा के साथ। वो ब्यूटी पार्लर, वहाँ भी जाया करो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बाहर निकलो इस कैद खाने से। वो प्यार से उसके लिए कुर्सी खींचता हुआ उसे बैठने का इशारा करने लगा, वो जो अपनी हैरानगी छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे यारम ने कुछ गलत बोल दिया। और अब वो उसकी बात की दुरुस्ती चाहती थी, लेकिन यारम के अगले जुमले तो उसे मज़ीद हैरानगी की खाइयों में धकेल गए। ये मेरा घर है यारम, कोई कैदखाना नहीं। और आपको पता है ना, मैं बाहर कभी अकेले नहीं गई। एक बार गई थी तो गुम हो गई थी, सालिम भाई ढूंढ कर लाए थे मुझे। और फिर आप कितना गुस्सा हुए थे, याद नहीं है क्या? वो उसे याद दिलाते हुए बोली तो यारम ने हाँ में सर हिलाया। वो सब पहले की बातें थी रूह। अब ज़िंदगी बदल रही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं हमसे। हमें भी लोगों के साथ साथ चलना होगा। और तुम्हें भी घर से निकलना चाहिए। तुम क्या सारी ज़िंदगी मेरी आस पास बैठी रहोगी? यारम होगा तो ये काम होगा, यारम होगा तो वो काम होगा। ऐसा सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगा ना रूह मेरी जान। तुम्हें कुछ काम खुद से भी लेना चाहिए। वो अब भी समझाने वाले अंदाज से बोल रहा था। नहीं यार, मुझे नहीं जाना कहीं भी अकेले। आप फारिग होंगे तो हम साथ चलेंगे, नहीं तो मैं मासूमा और लैला में से किसी के साथ चली जाऊंगी। वो उसकी बात काट कर बोली। तुम अकेली जाओगी रूह? ये फैसला था या हुक्म, या सिर्फ एक बात, रूह को समझ नहीं आई। और अब से तुम अकेले ही जाया करोगी। खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो रूह। बाहर निकला करो। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? आप जो इस तरह से कह रहे हैं, आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे, और मुझे क्या ज़रूरत है कहीं भी अकेले जाने की, जब मेरा शौहर मेरे पास है। और अगर कल को तुम्हारा शौहर ना रहा तो? अगर कल मुझे गोली लग जाती है या कोई दूसरी गैंग का आदमी मेरी जगह के लिए आकर मुझे मार देता है, तब क्या करोगी? मर जाओगी मेरे साथ? वो इंतहाई गुस्से से बोला था, लेकिन रूह की आंखों की नमी और फिर बेतहाशा टपकते आंसू देखकर शारम को अपनी सख्त बात का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, वो बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। और यारम को पता था कि वो यकीनन अब रो रही होगी। वो उसके पीछे पीछे ही कमरे तक आया था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था।
रूह बेबी, सॉरी जान, मैं जानता हूँ मेरी बात गलत थी, मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सही कह रहा हूँ। दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो यारम को बेचैन कर रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त उसे यारम से ज़्यादा बुरा और कोई नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से ये शख्स उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की बात कर गया। वो जानती थी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसने उसे खुदा से मांग मांग कर हासिल किया था। ये बात वो शख्स कैसे भूल गया? वो कैसे भूल गया कि यारम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा था उसके लिए? उससे क्यों ऐसी दिल दुखाने वाली बात की? आज वो अगर किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी, किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तो वो सिर्फ शारम था। आज पहली बार उस शख्स ने उसका दिल दुखाया था। बाहर मैरी और शिफा की आवाज़ सुनकर रूह ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी और यारम की नाचाकी को घर के मुलाजमों पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने ही यारम को बैठे देखा। उसके दरवाज़ा खोलते ही उठ के उसके करीब आया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, यकीनन वो काफ़ी देर से रो रही थी। यारम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यारम को अपनी बात की गहराई का एहसास हो चुका था। शायद जिन अल्फाज में उससे रूह को ये बात समझाने की कोशिश की थी, वो अल्फाज बहुत सख्त थे। रूह मेरी जान, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। यारम प्लीज़ रूम के अंदर चलकर बात करें। मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई दूसरा सुने। रूह ने दरवाजे से अंदर दाखिल होती शिफा और मैरी को देखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। आज आप गए नहीं काम पर? मैरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आज और बहुत काम है। तुम लोग जाओ अपना काम करो। वो सर्द आवाज़ में कहता कमरे में दाखिल हुआ, तो रूह भी कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। यारम का ये अंदाज शिफा या मैरी के लिए नया नहीं था, इसलिए वो दोनों ध्यान दिए बगैर किचन की जानिब आ गई थी। रूह, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, तो बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? वो बेड पर उसके नज़दीक बैठा उसके दोनों हाथ थामे हुए था, जबकि रूह उसे नजर ना मिलाते हुए इधर उधर देख रही थी और उसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। यारम काज़मी हर चीज़ बर्दाश्त करता था, लेकिन उसकी रूह उसे नज़रअंदाज करे, ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस बहुत हो गया रूह। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही। मानता हूँ गलत अल्फाज बोल दिए हैं, लेकिन बात गलत नहीं थी मेरी। तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं है मेरा। बस तुम्हें ज़िंदगी के टूट जाऊँ समझाना चाहता हूँ। और वो सख्ती से कह रहा था, मैं सब समझती हूँ यारा, मुझे कुछ और नहीं समझना। अब चाहे यहाँ से, मुझे आपका चेहरा ही नहीं देखना। वो उसके हाथ से हाथ छुड़ाती बेड पर लेटने लगी। कुछ नहीं समझती तुम मेरी जान, नहीं समझ पा रही तुम। बहुत मुश्किल है ये ज़िंदगी। और क्या कहा तुमने? मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती? एक ही दिन में क्या इतना बुरा लगने लग गया हूँ मैं? वो उससे बाजू से पकड़कर एक बार फिर से ना सिर्फ बिठा चुका था, बल्कि अपने बेहद करीब करते हुए उससे गिर्द बाहों का एहसार भी तंग कर चुका था। हाँ, बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे। इतनी गंदी बात कही भी कैसे आपने? अंदाज़ा भी है आपको? आज आपने मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँचाई है। यारब, आप सारी ज़िंदगी माफ़ी माँगते रहे, तब भी इस गलती की कोई सॉरी नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से उसकी आंखें नम होने लगी और उसके आंसू यारम को बेचैन करने लगे। जानता हूँ बहुत गलत बात कर दी है मैंने, इसलिए तो माफ़ी माँग रहा हूँ। आई नो इस बात की कोई सॉरी नहीं होती, लेकिन मेरी रूह, तुम अपने यारम को माफ़ कर सकती है ना? मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं कहूँगा शॉपिंग के लिए प्लीज़ रोना बंद करो तुम। तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता मैं। वो उसके आंसू साफ करते हुए उसकी नम पलकों को चूमकर उसे अपने सीने से लगा चुका था, जबकि रूह को तो सिसकने का जैसे एक और बहाना मिल गया। उसके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी अकेली शॉपिंग पर। सुन ले आप। आंसू की रवानी में कमी आई तो उसे उंगली उठाकर कहा, जबकि सर अभी भी उसके सीने पर ही था। कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ चलेंगे। शारम ने उसकी उंगली को चूमते हुए उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। और वहां भी नहीं जाऊंगी जहां लैला और मासूमा जाती हैं, उससे फिर से कहा। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें पार्लर जाने के लिए भी नहीं कहूँगा। और वैसे भी वो तो ये सब कुछ खूबसूरत दिखने के लिए करती हैं, लेकिन मेरी रूह है ही खूबसूरत। उसे मस्नूई बनावट की कोई ज़रूरत नहीं है। शारम ने उसकी बात की तस्दीक की थी। और आपको अकेले नहीं जाने दूंगी आइसलैंड की बहन के पास। वो सूसू करती उसके सीने में मुंह छुपाती बोली, तो यारम के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा अकेला। हम दोनों साथ चलेंगे।
अगर अकेला गया तो वहाँ की औरतें मुझे खा जाएंगी। और शोनू भी हमारे साथ चलेगा, वो सूसू करती लाड से बोली। तो इस बार यारम ने उसे घूर कर देखा। अगर आपने मुझे घूरा तो मैं फिर से रोने लगूंगी, रू धमकी देते हुए बोली। रू, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। यारम ने जरा सख्ती से कहा था। आप मुझे डांट रहे हैं, वो उसके सीने से मुंह निकालती मासूमियत से बोली। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ। वो उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा गया। हम शोनू को लेके चलेंगे ना, उससे मासूमियत से पूछा। वो मासूमा के पास रहेगा रू, और इस बात पर चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो या राज़ी, लेकिन उस कुत्ते को मैं हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। वो अटल अंदाज में बोला, और वो जैसे हारते हुए खामोशी से उसके सीने पर दोबारा सर रख गई। आपको काम से देर हो रही है ना, आप गए क्यों नहीं, रू ने पूछा। तुम मुझसे नाराज़ सी रू, और फिर जब तक तुम आराम से नाश्ता करके मेडिसिन नहीं ले लेती, तब तक मैं कैसे जाता। सारा दिन एक पल भी सुकून नहीं मिलता है। तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो चुका हूँ। उठकर जल्दी से नाश्ता करो। सुबह से जो इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था वो ठंडा हो चुका है। आओ तुम्हें कुछ और बना के खिलाता हूँ। वो प्यार से उसके दोनों हाथ चूमता हुआ बोला, और उसे अपने साथ लिए बाहर आया। ये बात तो वो भी समझ चुका था कि रूह को आसान लफ्ज़ों में ये मुश्किल बात समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उसने सोच लिया था कि रूह को अपने तरीके से समझाएगा। रूह को बहादुर बनाने और दुनिया से लड़ने की हिम्मत देने के लिए उससे अपना तरीका इस्तेमाल करना था। उस पर गुस्सा करके, उससे डांट कर कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था।